अभी तक हमने बात की बैटल ऑफ प्लासी की। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीर जाफर के बाद में अगला जो नवाब था उसी का भतीजा और दामाद मीर कासिम क्या बना, बंगाल का नवाब बना। तो नवाब ऑफ बंगाल नेक्स्ट कौन था? नवाब ऑफ बंगाल नेक्स्ट कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। ओके, मीर कासिम जो था अगला नवाब था, उनको उसको अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी वो पसंद नहीं आती थी, खटक रही थी। अच्छा, जब इंग्लिश ट्रेड करने के लिए इंडिया आए थे ना, तो उनको एक सर्टिफिकेट टाइप का कुछ दिया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो फ्री ट्रेडिंग करते थे, वो फ्री ट्रेडिंग कर सकते थे, उन पे कोई भी ट्रेडिंग टैक्स नहीं लगता था। तो अब वो जो ट्रेडिंग कार्ड था उसकी ना वैल्यू ही खत्म कर दी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने क्या काम किया कि इंडियंस को भी ना टैक्स फ्री कर दिया कि आप भी टैक्स फ्री ट्रेड करो। जबकि पहले क्या होता था, इंग्लिश पे लगता था, नहीं लगता था, और इंडियंस पे टैक्स लगता था। तो इसलिए क्या किया, उनको भी क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, खटकी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेके, जैसे ये थोड़ा सा लिबरल हुआ, इसने किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई और थोड़ी सी चीजें स्ट्रिक्ट की। कुछ टैक्स जैसे थे जो अंग्रेजों पे भी लगाने शुरू कर दिए। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी और वो धीरे धीरे क्या होने वाले थे, इसके अगेंस्ट खड़े होने वाले थे। धीरे धीरे ऐसा करते करते आ गया 1764। अब 1764 के बारे में आपने सुना होगा। 1764 यानी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई, बक्सर बिहार में है एट प्रेजेंट भी, और उस टाइम बिहार भी बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब इनके खिलाफ होने वाला था वॉर, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। बैटल ऑफ बक्सर में दो अलायंस बन गए, ठीक है। पहला मीर कासिम यानी बंगाल के नवाब, दूसरे अवध के नवाब, इनका नाम था शुजा-उद-दौला। तीसरे थे शाह आलम सेकेंड। ये कौन थे? मुगल एम्परर यानी दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ओके, तो दिल्ली यानी अभी भी केंद्र में स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी बट रेस्पेक्ट बहुत थी, केंद्र का नाम दिल्ली को कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना चीटिंग की थी, जैसे मीर जाफर ने किया था ना, ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया था बैटल ऑफ बक्सर में। इधर थे ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? प्लासी में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। यहाँ पे था मुनरो, हेक्टर मुनरो। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव था और ठीक है, बक्सर में तो हाँ, इसमें मुनरो था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? मुनरो कर रहा था। तो इनकी थी सेना सबकी मिला के लगभग 40,000। इनकी मुश्किल से 7 से 10,000 भी कहते हैं कुछ आंकड़े, बट 7 to 8,000, मैक्सिमम 10K, ठीक है। फिर भी बैटल ऑफ बक्सर हम लोग हारे, मतलब बंगाल नवाब जो ये अनाउंस हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ये इसमें इंडियंस हार गए। कारण क्या था? ये जो शाह आलम सेकंड थे ना, मुगल एम्परर, ये सिर्फ एक नाटक कर रहे थे। किसके साथ होने का? बंगाल और अवध के साथ होने का। ये थे नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें बनारस भी था साथ में, ठीक है। ये साथ में एक्चुअल में थे नहीं, ठीक है। अब इसको आप मीर कासिम के साथ मैंने लिख दिया तो वहां कंसीडर मत कर लीजिएगा, ये एक्चुअल में साथ थे नहीं। हुआ ये कि बैटल ऑफ बक्सर हारे। कुछ पॉलिसीज ऐसी रही कि जब भेजा जाना था
जैसे एक छोटा सा वाकया हल्का सा बताऊंगी, क्योंकि हमें पॉलिटी पे आना है, हिस्ट्री उतना डेप्थ में नहीं जा रहे। जब सेना भेज रही थी तब मुगल शासक शाह आलम सेकंड के सेना ने आदेश दे दिया कि अभी नहीं हम दोपहर में कुछ करेंगे। अब वो कहाँ वेट करने वाले थे, उन्होंने तो विदाउट, डेफिनेटली वो मतलब डेवलप्ड भी थे हमसे ज़्यादा, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम उन्होंने अटैक कर दिया। इस तरह से 1.5 से 2 दिन में ये युद्ध खत्म हो गया और इंडियन हार गए। अब बात आती है इसके कंक्लूजन की। याद रखना इन्होंने भी गद्दारी ही की थी, ये जीतना कभी नहीं चाहते थे क्योंकि ये महाआलसी इंसान था, ठीक है। अब आती है इसके जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसके परिणाम क्या हुए। इसके रिजल्ट के तौर पर तैयार हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद जानकर खुशी होगी, इस टाइम पे मैं इलाहाबाद में ही हूँ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और मेरे कुछ दिल्ली के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बार बार मुझे बोला कि उनको मुझसे ही पढ़ना है, और आफ्टर मैरिज में उनको टाइम नहीं दे पा रही थी, इसीलिए कुछ मैंने स्पेशली ये चैनल बनाया भी है। और उनके साथ साथ आप लोगों को भी हेल्प मिले, वरना मेरे इतने बिजी शेड्यूल में चैनल बनाना पढ़ाना बहुत मतलब टास्किंग है मेरे लिए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा भी है। तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे आते हैं। ये तो थी पर्सनल बात, अब इलाहाबाद में आ जाइए, ठीक है। वेलकम टू इलाहाबाद। यानी अभी इसका नाम क्या है, प्रयागराज। पहले भी प्रयागराज था, बट जिस टाइम ट्रीटी हुई उस टाइम इलाहाबाद था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ, 60 लाख रुपए, 60 लाख पेनल्टी के तौर पर किसको दिए गए, टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत बड़ा अमाउंट था। जैसे क्लाइव ने 10 लाख की रिश्वत ली थी, बहुत सारे तोहफे उपहार लिए थे ना बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, यहाँ 60 लाख पेनल्टी पे ले ली। पेनल्टी कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, ये है वो है, हमारा खर्चा हुआ है। उसके बाद में अवध का जो नवाब था उसके रेवेन्यू पे खुद कब्जा करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन उसको दे दिया, और रेवेन्यू में से ऑलमोस्ट 47 लाख रुपीस उसको दिए कि आप इसी से अपने क्या करो, अपने एरिया को, अपनी प्रोविंस को, अपनी रियासत को संभाले, टू मैनेज हिज प्रोविंस। 47 rupees given to the Nawab of Awadh, right? ओके। और क्या हुआ, और देखते हैं। ये हुआ, नवाब ऑफ अवध को इतने पैसे दिए गए। अब क्या हुआ, सिर्फ 47 लाख रुपए में आपको एक पूरा देश चलाना, एक पूरा प्रोविंस चलाना है, मतलब अपनी पूरी रियासत उसी में मैनेज करनी है, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको अपनी सेना को सैलरी देनी है। अच्छा, उनकी सेना बिना किसकी मर्जी के, बिना ब्रिटिश की मर्जी के काम नहीं कर सकती थी। और जो मीर कासिम थे, इनका क्या हुआ वो भी जिक्र कर लेते हैं। मीर कासिम को तो ये हुआ कि ये भाग गए, और सुनने में खबर आई कि बहुत ही बुरी मतलब दुर्दशा हुई इनकी, इधर से उधर फिरते रहे हैं, और लास्ट में इनको अच्छी जो मौत थी वो नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो मौत है वो शायद दिल्ली के आसपास किसी इलाके में हुई। उसको भी दिल्ली वाले पे कुछ दिया गया है ना, तो वो सारी कुछ वो था। अब बात करते हैं मुगल शासक शाह आलम की, जो तीसरे थे। इनका क्या होगा, इनकी अगर बात की जाए, इनको उस समय 23 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। जो मैं लाख में बात कर रही हूँ ना, आप 300 साल पहले की बात हो रही है। 1 रुपया है ना जो आज का, वो भी 1000 रुपए के बराबर होता था, ठीक है। तो लाख की बात चल रही है। मुगल शासक को क्या किया गया, 23 लाख रुपए एनुअली किसके लिए दिए गए, पर एनम, 23 लाख पर एनम किसके लिए दिए गए, कि ये तुम्हारी पेंशन है, पेंशन टू दी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, ठीक है। और 23 लाख पर एनम इनको क्या दी गई, पेंशन दी गई।
अब 23 लाख बहुत सफिशिएंट था इनका राजकाज चलाने के लिए, इनके जो लोग थे, इनके जो सेवक थे, उनको मुआवजा देने के लिए। पेंशनर क्यों बना दिया गया इनको भाई? क्योंकि अब जो दिल्ली सल्तनत थी वो किसके कब्जे में आ चुकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में। और बदले में इन्होंने क्या किया? दिल्ली को हैंड ओवर कर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी। रेवेन्यू वगैरह सब देखेंगे ना, उनके शासक कौन है? शाह आलम सेकंड और आने वाले मुगल। और बहादुर शाह जफर तक ऐसा ही चलता रहेगा आगे। 1857 की क्रांति जो होगी, बाद में उन्हें म्यांमार जेल में भेज दिया जाएगा। आज भी वहां पे उनका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इतिहास था वो धीरे धीरे करके। अच्छा, दिल्ली का मुगल शासक का सरेंडर करने का मतलब क्या था? शाह आलम सरेंडर, इसका मतलब क्या था? रूल ओवर द इंडिया किसका? रूल ओवर इंडिया किसका? बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। केंद्र था हमारा दिल्ली। अगर दिल्ली ही अंग्रेजों को दे दी गई तो क्या बचा हमारे पास में? कुछ नहीं। इसका मतलब अब मेन जो पावर है वो किसके पास चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के। मतलब मुगल शासक का सरेंडर करने का सीधे तौर पे ये मतलब था कि जो जो प्रोविंस, जो जो एरिया मुगल्स के अंडर आते थे, अब वो सब किसके हैं? उस सब के रेवेन्यू पर किसका अधिकार है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, तो इस तरह से ये वाला जो फैक्ट था इसका एंड होता है। अब आ जाते हैं आगे। यहां से शुरुआत होती है पॉलिटिकल बैकग्राउंड विच इज रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि वो क्यों आया, अंग्रेजों ने कितना हैरेश कर दिया था कि उसको लाना पड़ा। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। बिना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने ना तो आपको पॉलिटी पढ़ने में मजा आएगा कि हमारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो कैसे तैयार हुआ, और ना ही आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है इनको बहुत ध्यान से सुने। और अब हम शुरुआत करेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की, कि किन चीजों का परिणाम था रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए, धन्यवाद।